So now depreciation. What is depreciation? बेटा depreciation मतलब क्या? वैल्यू कम होना, रिडक्शन इन द वैल्यू, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट. नॉर्मली डेप्रिसिएशन होता किस पे? फिक्स्ड असेट्स पे, लाइक मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, बराबर है, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है? ये सब डेप्रिशिएबल असेट्स है, बराबर है. क्या बेटा? डेप्रिशिएबल असेट्स. तो डेप्रिसिएशन मतलब हुआ क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट. दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन, राइट? सो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? टू डेप्रिशिएट मींस to become less valuable. To depreciate means what बेटा? To become less valuable. मतलब वैल्यू कम होते जाएगी ना बेटा. इसका मतलब आपके असेट्स की वैल्यू कम होगी, मतलब आपको लॉस होगा ना भाई. प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है? लॉस ही होता है ना बेटा, बराबर है, मालूम पड़ा. सो thus depreciation means loss in the value. Simple. In accounting we can say that depreciation can be defined as what? Reduction in the value of fixed assets. Simple सा फंडा है. क्या? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट है, यूज करो या मत करो, डेप्रिसिएशन तो होना ही है. मशीन है आपके पास, मशीन रखा है, उसको यूज करो या मत यूज करो, डेप्रिसिएशन कॉमन है, वो होना ही है, बराबर है. यूज करोगे तो वेयर एंड टियर होगा ही, नहीं यूज करोगे तो टाइम पास, जो टाइम पैसेज जाएगा उसकी वजह से, इफ्लेक्स ऑफ टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन होना ही है, राइट. सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब मशीनरी, आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी है, तो 1 लाख के बाद 10 लाख की रहेगी क्या? नहीं, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, 9 लाख हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी. व्हाई? ड्यू टू डेप्रिसिएशन. हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन इज व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट. दैट इज व्हाट? डेप्रिसिएशन. नॉर्मल मीनिंग देखो, समझा? तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन वैल्यू ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट. दैट इज व्हाट बेटा? डेप्रिसिएशन. याद रखना. फिर डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन भी देख लो, कुछ लोगों ने उसका डेफिनेशन भी दिया है, जैसे आर.एन. कार्टर हो गए, स्पाइसर एंड पेगलर हो गए, बराबर है. तो देख रहा है, आपको डेफिनेशन दिया, देखो इन्होंने डिफाइन किया डेप्रिसिएशन को. दैट इज अकॉर्डिंग टू कार्टर. क्या है डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? यस पलक, वेरी गुड. सो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू कार्टर, कार्टर ने क्या डिफाइन किया? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? ग्रेजुअल एंड permanent decrease in the value of an asset from any cause whatsoever. Depreciation क्या बेटा? ग्रेजुअल, धीरे धीरे होता है, बट ये परमानेंट है, होना ही है, फिक्स है. चाहे असेट यूज करो या मत यूज करो, डेप्रिसिएशन तो होना ही है. यूज करेगा तो थोड़ा स्पीड में होता है, और क्या, ठीक है. सो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल, धीरे धीरे होना ही है, एंड परमानेंट डिक्रीज है इन द वैल्यू ऑफ एन असेट. असेट मतलब फिक्स्ड असेट. फ्रॉम एनी कॉज व्हाटसोएवर. कोई भी रीजन हो सकता है, वेयर एंड टियर हो सकता है, फ्लक्स ऑफ टाइम हो सकता है, डिप्लीशन हो सकता है, एनी रीजंस, बराबर. नेचुरल क्लाइमेटीज आ गया, उसकी वजह से आपका लॉस हो गया, तो पूरा ही डेप्रिशिएट हो गया. देयर आर सो मेनी रीजंस, ठीक है. तो याद रखना, डेप्रिसिएशन इज व्हाट? अकॉर्डिंग टू कार्टर, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट. असेट मतलब फिक्स्ड असेट फ्रॉम एनी कॉज व्हाटसोएवर, ठीक है. और स्पाइसर एंड पेगलर क्या बोलते हैं बेटा? उनका डेफिनेशन क्या है कि डेप्रिसिएशन इज व्हाट? एकदम सिंपल, वन सेंटेंस में क्या बोलते हैं ये? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय यूज. सिंपल. क्या बोल रहा है बेटा? स्पाइसर एंड पेगलर का डेफिनेशन क्या है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट बाय यूज. भाई यूज करेगा, मशीन यूज करेगा, उसका वैल्यू डिक्रीज होगा. क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो जो डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, वही डेप्रिसिएशन है. उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ ना, दैट इज व्हाट? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में वैल्यू कमी होता है बेटा, बराबर है कि नहीं, राइट. सो स्पाइसर एंड पेगलर का भी डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय यूज. यूज करेगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होना ही है बेटा, सिंपल, बराबर है. तो ये एक तरह से मीनिंग एंड डेफिनेशन है, नॉर्मल मीनिंग एंड डेफिनेशन आ जाएगा. नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन? भाई डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या है? व्हाट आर द कॉजेस, बराबर है. तो देखो, डेप्रिसिएशन सबसे पहला वेयर एंड टियर. यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं, बराबर है. तो यूज करने से उसके ऊपर वेयर एंड टियर होता है, वेयर एंड टियर होगा तो उसकी वैल्यू कम होते जाएगी, बराबर है. यूज करोगे तो वेयर एंड टियर होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, बराबर है. मालूम पड़ा? वैल्यू कम होगी तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, बराबर. अरे यूज करोगे तो वेयर एंड टियर होता ही है ना, उसकी वैल्यू तो डाउन होगी. कोई भी चीज यूज करोगे, मशीन यूज करोगे, मशीन घिसेगा, उसका वेयर एंड टियर होगा, तो वैल्यू तो कम होना ही है, बराबर. तो पहला कॉज तो वेयर एंड टियर हो गया. सेकंड कॉज है इफ्लक्स ऑफ टाइम. इफ्लक्स ऑफ टाइम,
टाइम पैसेज होता है ना बेटा, टाइम जैसे जैसे जाएगा उसकी वैल्यू कम होते जाएगी ही। भले आप असेट नहीं यूज कर रहे हो लेकिन इट्स वैल्यू फॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम जा रहा है ना, बराबर, तो उसकी वैल्यू डाउन होनी ही है, बराबर है। इसलिए आप बोल सकते हो सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन ऑन आइडल मशीन। जो नहीं यूज कर रहे हो लेकिन है ना, पड़ी है ना, वो पड़े पड़े खराब हो जाता है यार, लोग पड़े पड़े मशीन भी खराब हो जाती है नहीं यूज करेगा तो, मालूम पड़ा। तो इफ्लक्स ऑफ टाइम होगा तो फिर भी क्या होगा, देयर विल बी अ डेप्रिसिएशन, बराबर, मालूम पड़ा। यस पलक, करेक्ट। उसके बाद थर्ड वन इज व्हाट, ऑब्सोलेसेंस। क्या बोल रहा बेटा, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस तो कॉमन है यार आजकल के डायनेमिक वर्ल्ड में, बराबर है। इतना डायनेमिक वर्ल्ड है, इतनी टेक्नोलॉजी है, बराबर है, तो ऑब्सोलेसेंस तो कॉमन पॉइंट है। देखो कोई भी चीज है, कोई मशीन खरीदा है, कोई कंप्यूटर खरीदा है, बराबर है, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया मार्केट में, नया टेक्नोलॉजी आ गया तो वो पुराना वाला आपका गया ना, खत्म, ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया। तो आउटडेटेड हो गया तो उसका डिमांड, तो उसका वैल्यू तो ऐसे डाउन हो जाएगा यार। ₹1,00,000 की चीज सीधा 50 पे आ गई तो 50,000 का हो गया ना एक तरह से डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। वैल्यू रिड्यूस हो गई, दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन। और टेक्नोलॉजी में ये सब बहुत होता है, बराबर है। आज कोई टेक्नोलॉजी है, बराबर है, एक महीने के बाद तो छोड़ दो, 10 दिन के बाद कोई दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया तो जो पहले वाला टेक्नोलॉजी था वो आउटडेटेड हो जाएगा, उसकी वैल्यू तो फटाक से डाउन, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा। तो ऑब्सोलेसेंस भी एक सबसे बड़ा कॉज है डेप्रिसिएशन, कि एन एसेट में बिकम आउटडेटेड और ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गया, जो फैशन से नहीं, अभी फैशन का ही देख लो ना, जो फैशन से निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अरे ये तो गया, जो फैशन में है उसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी देते हो, दैट्स इट, मालूम पड़ा। तो एन एसेट में बिकम आउटडेटेड और ऑब्सोलीट ड्यू टू व्हाट, न्यू इन्वेंशंस और न्यू टेक्नोलॉजी। एग्जांपल जैसे आपका है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सबसे अच्छा एग्जांपल है इसमें, बराबर। तो ऑब्सोलेंस मतलब जो ऑब्सोलेसेंस है, ऑब्सोलीट हो गया तो भी उसके ऊपर काफी डेप्रिसिएशन हो जाता है, बराबर। आउटडेटेड हो गया तो डेप्रिसिएशन तो वैसे ही हो जाएगा ना, तो उसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी, दैट्स इट। और बहुत स्पीड रिड्यूस होगा, राइट। टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज्यादा रिडक्शन होता है, मालूम पड़ा। टेक्नोलॉजी में डेप्रिसिएशन बहुत जल्दी होता है क्योंकि एक बार आउटडेटेड हो गया तो पूरा गया, पूरा जो वैल्यू का लॉस, जो रिड्यूस हुआ वैल्यू, वो सब डेप्रिसिएशन ही हो गया बेटा। तो ऑब्सोलेटेड मतलब याद रखना, ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड हो गया तो उससे भी डेप्रिसिएशन होगा, ये भी एक कॉज है। डैमेज हो गया, कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए, फायर हो गया, फ्लड आ गया, बराबर, इसकी वजह से भी आपके एसेट का काफी लॉस, मतलब काफी लॉस होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बराबर। तो वैल्यू कम होगी तो वो भी एक कॉज है, डैमेज भी डेप्रिसिएशन का। नेचुरल कैलामिटीज भी लिख सकते हो उधर, डैमेज, नेचुरल कैलामिटीज, ऑल दैट, ठीक है। उसकी वजह से भी जो वैल्यू कम हो रही है, दैट इज व्हाट आर, यस, बराबर है, डेप्रिसिएशन। जितना लॉस हुआ, एक्सीडेंट, फायर, फ्लड, नेचुरल कैलामिटीज जो भी आया, अर्थक्वेक, राइट, उसकी वजह से जो भी डैमेज हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, दैट इज व्हाट आल्सो द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डैमेज। फिर एग्जॉशन एंड डिप्लीशन, बराबर। अब एग्जॉशन एंड डिप्लीशन क्या है बेटा, माइंस होता है ना, माइंस, राइट है, माइंस देखा है ना, कोल माइंस, ये सब माइंस तो पता ही है ना सबको, राइट। सो अब जो माइंस है बेटा, माइंस में भी क्या होता है, माइन कंटेन्स अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, बराबर है। अब माइन अभी वो उसका क्यों आप एक्सट्रैक्शन क्यों करते हो, मिनरल्स के लिए करते हो ना बेटा। सो एग्जॉशन और डिप्लीशन में क्या है बेटा, कि जो माइन होता है कंटेन्स अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मिनरल्स, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। तो वहां भी क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स क्या होता है, लिमिटेड होता है। जो एक्सट्रैक्शन करते हो आप माइंस का, वो मिनरल्स क्या बेटा, लिमिटेड है, मालूम पड़ा कि नहीं, क्या है, लिमिटेड है। सो द वैल्यू ऑफ माइन ग्रेजुअली फॉल्स एज द मिनरल्स आर टेकन आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बराबर। अब जितना माइन से आप मिनरल निकाल लोगे, एक्सट्रैक्शन करते जाओगे, तो उसका वैल्यू उतना रिड्यूस होते जाएगा ना बेटा, बराबर है। तो एग्जॉशन और डिप्लीशन भी एक कॉज है डेप्रिसिएशन का। अब उसी सेम जगह पे आपने पूरा एक्सट्रैक्शन कर करके सब मिनरल्स निकाल ली तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना बेटा, उस माइंस की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होते जाएगी और एक टाइम आएगा कि उसकी वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, फिर जीरो हो जाएगा। सो दीज ऑल आर द कॉजेस ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन। क्या क्या कॉज हो गया, वेयर एंड टियर हो गया, इफ्लक्स ऑफ टाइम हो गया, ऑब्सोलेसेंस हो गया, ऑब्सोलेसेंस, डैमेज हो गया, एग्जॉशन। तो ये सब कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन है। These all are what causes of depreciation. Remember, next point है factors affecting depreciation.
नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट डेप्रिसिएशन? देखो फैक्टर्स में क्या है बेटा, पहला तो है कॉस्ट ऑफ असेट। क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन में? कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ असेट है, स्क्रैप वैल्यू है और यूजफुल लाइफ है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट डेप्रिसिएशन, जिसमें क्या हो गया पहला कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ असेट, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ। कॉस्ट मतलब वही ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें परचेज प्राइस रहेगा प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। मतलब कोई भी असेट आपने खरीदा, समझो 96,000 का असेट है, ठीक है, प्लस वो असेट को आपने खरीदते टाइम पे, भाई खरीदा है तो फैक्ट्री में लेके आने के लिए आपको कैरेज देना पड़ेगा, फ्रेट देना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ेगा, बराबर है, देना पड़ेगा कि नहीं? तो वो जो भी प्राइस आप पे करोगे वो सब उसके कॉस्ट में, ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर आपको ओरिजिनल कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है। तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो परचेज प्राइस है प्लस समझो वो मशीन को लाने के लिए हमको 4,000 रुपीज क्या करना पड़ा, कैरेज, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस सब देना पड़ा। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। तो वो 1 लाख क्या हो गया आपका? यस, कॉस्ट ऑफ असेट, बराबर है। क्या हो गया बेटा? वो 1 लाख आपका कॉस्ट ऑफ असेट हो गया। फिर वो इंस्टॉलेशन भी करना पड़ता है, बराबर है। इंस्टॉलेशन करोगे मतलब जब तक वो मशीन स्टार्ट नहीं होती तब तक जितना भी खर्चा जाएगा वो सब उसके ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो 96 का परचेज किया प्लस 4,000 आपका, समझ लो 4,000 में सब आ गया, कैरेज, फ्रेट, जो कैरेज फ्रेट दिया रहेगा आपने, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, एवरीथिंग, तो वो 4,000 हो गया, बराबर। अब मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो मशीन स्टार्ट होने तक आपने लाख रुपया खर्चा कर दिया, तो वही लैक्स ऑफ रुपीज आपका क्या हो गया? ओरिजिनल कॉस्ट, बराबर है। तो ओरिजिनल कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज होता है, बराबर है। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या? स्क्रैप मतलब वो मशीन यूज करने के बाद जो उसकी लाइफ है, समझो आपने एस्टिमेट किया कि मशीन की लाइफ है 10 साल, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू बच रही है, उसको बेचने पे जो भी पैसा मिला है, रेसिडुअल वैल्यू, 10 ईयर्स के बाद उसको बेच के जो पैसा मिलेगा वही हो गया उसका स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है तो 10 साल के बाद क्या उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 10 साल के बाद वो स्क्रैप हो गया। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है मतलब 10 साल आपको यूज करना है, वो उसकी लाइफ है, उसके बाद तो वो स्क्रैप हो गया ना। स्क्रैप हो गया तो बेच दो, कुछ पैसा मिल जाएगा तो वो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा, दैट्स इट। तो सेल वैल्यू, सोल्ड एज स्क्रैप आफ्टर एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, सिंपल, राइट। और यूजफुल लाइफ तो पता है ना, जो आपने एस्टिमेट किया कि ये मशीन इतने साल तक अपने को, बराबर है, प्रोडक्शन में हेल्प करे, मतलब ये इसकी यूजफुल लाइफ है, इतने साल तक अपने को यूज देगा, उसके बाद वो यूजलेस हो जाएगा। यूजलेस हो गया मतलब स्क्रैप, फिर उसको बेच दो, ठीक है। सो एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ क्या हो गया? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, दैट इज द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम यूजलेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। क्योंकि यूजफुल लाइफ खत्म, उसके बाद वो यूजलेस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? यूजलेस, खत्म, फिर उसको बेच दो यार, स्क्रैप में, भंगार में बेच के कुछ ले लो, और बराबर। तो याद रखना ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ मतलब यूजफुल लाइफ। और यही तीनों फैक्टर के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनेगा, बराबर। अगर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया है ना, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है? डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है, समझो पर एनम निकालना है, पर एनम 1 साल का, तो डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू क्या करना है बेटा? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट क्या है एसेट का, समझो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी, समझो आपने स्क्रैप वैल्यू समझा कि इसकी स्क्रैप वैल्यू आएगी 10,000 एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, 10,000 का स्क्रैप मिल जाएगा, 10,000, 1,000, 5,000 जो भी एज्यूम करना है कर सकते हो, लेकिन इधर फिलहाल 10,000 दिए, ठीक है। 1 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट है, 10,000 का स्क्रैप वैल्यू होगा कि भाई यूज करने के बाद, उसकी लाइफ खत्म होने के बाद अपने को स्क्रैप में 10,000 तो मिल जाएगा, ठीक है, मालूम पड़ा। और एस्टिमेटेड लाइफ भी समझो आपने क्या समझा, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 लाख माइनस 10 दैट इज 90,000 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो गया 1 साल का डेप्रिसिएशन? 9,000। सो दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन पर एनम, मतलब हर साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 9,000 का डेप्रिसिएशन होगा, दैट्स इट। सो दिस इज द फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है। अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है तो सिंपल फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला? दैट इज डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, सिंपल, बराबर है। ये फॉर्मूला याद रखने का, ये फॉर्मूला यूज होता है जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो, बराबर है, मालूम पड़ा।
तो 9,000 का डेप्रिसिएशन आ गया ना हर साल का, याद रखना। फिर उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन के लिए ऐसे तो काफी मेथड्स है, बट दो मोस्ट यूज्ड मेथड जो कि आपको मोस्टली यूज होता है बेटा, टू मेन मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मेथड याद रखना, फर्स्ट मेथड इज व्हाट, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड मेथड है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब सुनो, स्ट्रेट लाइन मेथड के भी ऑल्टरनेटिव नेम्स है, वो ऑल्टरनेटिव नेम्स आपके माइंड में रहना चाहिए। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का भी ऑल्टरनेटिव नेम है। तो आ जाओ, स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। याद रखना, चारों एक ही, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब ये फर्स्ट मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, एवरी ईयर सेम। और जो सेकंड मेथड है दैट इज व्हाट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इट इज नोन एज व्हाट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। विच मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और वी कैन से दैट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये आपका सेकंड मेथड, क्या? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अल्टरनेट नेम यू हैव टू रिमेंबर इट। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर साल सेम नहीं होता, हर साल चेंज होता है। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन आपका रिड्यूस होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, फर्स्ट ईयर, मतलब पहले एग्जांपल में देता हूं इसका, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 10,000 है, तो सेकंड ईयर में भी 10,000 रहेगा, थर्ड ईयर में भी 10,000, फोर्थ ईयर में भी 10,000, फिफ्थ ईयर में भी 10,000, कंटिन्यू सेम रहेगा। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में अगर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो सेकंड ईयर में हो सकता है 9,000 हो, थर्ड ईयर में 8,000 हो, उसके बाद 7,000 हो, ऐसा। मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आपका जो डेप्रिसिएशन आता है वो WDV के ऊपर आता है, बुक वैल्यू के ऊपर, इसलिए डेप्रिसिएशन इधर क्या होता है, सेम नहीं होता। और जो फर्स्ट मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा वही आपका हर साल सेम रहेगा, बराबर। और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देते हैं, चलो एग्जांपल ले लो, ये देखो, दिख रहा है इधर, देखो जैसे ये आपका SLM मेथड है, फर्स्ट वाला मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये है WDV। तो पहले SLM देखो, समझो आपने कोई मशीन खरीदी, उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। कितना है? 1 लाख रुपीज। और आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000, माइनस किया तो 90 आ गया। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एवरी ईयर सेम रहेगा, यही 10,000 सेकेंड ईयर भी आएगा, यही 10,000 थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में भी आएगा। सो दैट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब डेप्रिसिएशन हर साल, देख रहे हो आप, हर साल सेम है, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज व्हाट, सेम, बराबर है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन क्या बेटा, सेम। दैट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, हर साल डेप्रिसिएशन आपका सेम है, 10,000 पहले साल भी है, सेकेंड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है, दैट्स इट। दैट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हो। देख रहे हो ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, 10,000 है, फिक्स है, 10,000 सेकेंड ईयर में भी है, 10,000 थर्ड ईयर में भी, दैट्स इट, बराबर। रिटन डाउन वैल्यू में क्या होगा, वही सेम मशीन का समझो, सेम मशीन है, आपका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 10% मतलब 10,000, वो माइनस किया तो कितना आया, 90,000, ये इसका आ गया रिटन डाउन वैल्यू। अब सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मेथड क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जो रिटन डाउन वैल्यू आई है बेटा, जो बुक वैल्यू आई है उसके ऊपर 10% निकलना है। सो 90,000 का 10% 9,000, तो वो 9,000 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 81। फिर थर्ड ईयर में 81,000 बचा है आपका। रिटन डाउन वैल्यू कितना है बेटा, बुक वैल्यू कितना है, 81, 81 के ऊपर 10%, तो 81,000 का 10%, दैट इज 81, बराबर। तो देखा रिटन डाउन वैल्यू में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन देखो हर साल कम होते जा रहा है, पहले साल 10,000 था, सेकेंड ईयर में 9,000 है, थर्ड ईयर में 8100, बराबर। सो दिस इज व्हाट रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन सेम नहीं होता, वो हर साल चेंज होता है, और चेंज में भी कैसा, रिड्यूस होते जा रहा है, बराबर है कि नहीं। तो याद रखना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बच्चों डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आता है, पहला तो सेम है, कॉमन, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही आएगा, उसके बाद जो भी रिटन डाउन वैल्यू आएगी उसके ऊपर 10% आपको निकालना। तो रिटन डाउन वैल्यू 90,000, उसका 10%, 9,000 माइनस किया तो 81, फिर 81,000 का 10%,
बराबर 8100 ऐसे करते जाते हैं. दैट इज व्हाट रिटन डाउन वैल्यू मेथड. क्लियर? मालूम पड़ा? किसी को कोई डाउट तो बोलो. इज देयर एनी डाउट? एसएलएम या डब्ल्यूडीवी तो नॉर्मल है ना. ठीक है, एसएलएम में डेप्रिसिएशन अपना हर साल सेम रहेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू में चेंज होता है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के बाद जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. इनिशियली देखो, इनिशियली दोनों में सेम है. इनिशियली इनिशियली स्टार्टिंग में कोई भी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज होगा, बराबर. बट स्ट्रेट लाइन मेथड में उसके बाद डेप्रिसिएशन हमेशा हर साल सेम ही है. सेम मतलब स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के ऊपर ही, ओरिजिनल कॉस्ट जो है ओरिजिनल कॉस्ट उसी के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन आता है. बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या हो गया, फर्स्ट ईयर तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आया, उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में जो वैल्यू बचा, फिर नेक्स्ट ईयर जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो 90,000 का 10%, फिर माइनस किया 90,000 का 9, देखो 90,000 का 10% माइनस किया तो कितना है 81. तो थर्ड ईयर में 81,000 का 10%, ऐसा. ओके, पक्का याद रखना, भूलना नहीं. ठीक है, तो ये भी आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए. ना बेटा कुछ जर्नल एंट्रीज है वो याद रखना. ठीक है, डेप्रिसिएशन में तो जर्नल एंट्रीज में पहला जर्नल एंट्री, अगर आपने असेट खरीदा, असेट परचेज किया कैश में या चेक में, तो बेटा असेट खरीदेगा. असेट मतलब फिक्स असेट. असेट मींस व्हाट? फिक्स्ड असेट, बराबर है. तो बच्चा अगर आप असेट खरीदेगा तो असेट आएगा डेबिट, तो फिक्स असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड. तो क्या जाएगा आपके पास से? पैसा जाएगा, कैश बैंक जाएगा, कैश बैंक गोस अप, बराबर है. तो फिक्स असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश बैंक. ओके, चलो फिर परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट. अगर क्रेडिट में खरीदा तो क्या होगा, बराबर है. तो अगर क्रेडिट में खरीदोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टी का नाम, बराबर है. क्रेडिट में खरीदेगा तो पैसा तो जाएगा नहीं, तो पार्टी का नाम लिखने का ना यार, बराबर है. कौन से पार्टी से खरीदा है वो तो अपना एक तरह से लाइबिलिटी हो गया ना, उसको देना है पैसा यार, वो क्रेडिटर बन गया अपना. ठीक है, तो कैश में खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक गया, कैश या चेक, बराबर है. और चेक मतलब, और चेक में भी एनईएफटी, आरटीजीएस, पेटीएम जो बोल रहा है आपको. ठीक है, मालूम पड़ा, राइट है, जिससे बड़ा अमाउंट पे कर सकते हो. उसके बाद परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, बराबर, सिंपल एंट्री. उसके बाद अच्छा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है. अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, आप फिक्स एसेट तो आ गया तो डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है. तो एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस और लॉस का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट. So depreciation account will be debited. याद रखना, depreciation account will be debited to किसकी वैल्यू कम हुई? असेट की. तो असेट की वैल्यू गोज आउट टू असेट, सिंपल. ओके डिंपल, ठीक है. तो याद रखना, रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एट ईयर एंड क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? डेप्रिसिएशन लॉस है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू किसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ, किसकी वैल्यू कम हुई? असेट की. तो असेट को क्रेडिट कर दो, खत्म, बराबर. और डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखना ईयर एंड में, ईयर एंड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना. तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है? अब इधर डेप्रिसिएशन डेबिट है ना, ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस. तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देने का, सिंपल रे बाबा, राइट. सो पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड. क्या ट्रांसफर किया? डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो. पहले डेबिट था ना डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया? अपना वही शेयर, वो शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, खत्म, बराबर. याद रखना. अच्छा अगर असेट बेचा, अगर आपने समझो असेट बेच दिया, बेचेगा तो पैसा आएगा, कैश बैंक कम्स इन. और समझो कैश बैंक आपने क्रेडिट में बेचा, क्रेडिट में बेचेगा तो जो पार्टी है उसका नाम लिखने का. तो पार्टी हमारा क्या बन जाएगा? एक तरह से डेटर बन जाएगा, उससे पैसा लेने का है पैसा, राइट. लेकिन अगर कैश बैंक मतलब पैसा ले लिया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट. तू अपना क्या हुआ? प्रॉपर्टी गया, असेट गया, समझो मशीन है तो मशीन गया. और अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट ना. तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट कर दो. ठीक है, जैसे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट कर दो. एग्जाम्पल समझो, अगर असेट की वैल्यू थी कितनी? असेट का जो वैल्यू था वो था 80,000. आपने इसको बेचा कितने में? 90 में. कैश बैंक कितना आ रहा है? 90.
असेट की वैल्यू थी 80, तो प्रॉफिट हो गया 10,000, तो प्रॉफिट को दिखा देने का। और योर डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट, तो डेबिट कितना 90, क्रेडिट भी देखो 90 है, बस फिनिश, बराबर। और अगर लॉस हुआ, क्या हुआ समझो, अगर लॉस हुआ, लॉस हुआ मतलब क्या है, बराबर है, असेट बेचा लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो ये जो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर दो, खत्म, बराबर। तो लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस की एंट्री, लॉस होगा तो समझो एंट्री ले लेते हैं, कैश बैंक डेबिट हो गया। समझो यही असेट है 80,000 का, लेकिन आपने बेचा 70 में, तो कैश बैंक आ रहा है 70, लॉस हो गया तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो गया 10,000 का, क्योंकि 80 का वैल्यू आप कितने में बेच रहे हो 70 में, तो 10,000 का लॉस। टू असेट गोज अप, असेट की वैल्यू कितनी थी 80, तो 80 की वैल्यू 70 में बेच रहे हो तो कितना 10,000 का लॉस, और लॉस को किधर दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल, लॉस हुआ तो डेबिट, बराबर है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट्स इट। तो ये नॉर्मल कॉमन एंट्रीज है, याद रखने, बराबर है, मालूम पड़ा। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो पूरा देखेंगे, सब इंटरलिंक करेंगे, व्हाट इट क्लियर एवरीवन। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना सब लोग।